शक्ति के 48 नियम रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बुक रही है। इसमें मनुष्य को अपनी शक्ति पावर बढ़ाने के 48 नियम बताए गए हैं, जिनकी जानकारी होना आपके लिए निहायत जरूरी है। उन्हीं नियमों को जानने के लिए शुरू करते हैं शक्ति के 48 नियम। शक्तिहीन होना हम में से किसी को भी पसंद नहीं होता। असहाय होने पर हम दुखी हो जाते हैं। कोई भी अपनी शक्ति घटाना नहीं चाहता, सभी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। बहरहाल, लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि हम शक्ति के भूखे हैं। शक्ति पाने के हमारे दाव पेंच किसी को नजर नहीं आने चाहिए। हमें हमेशा न्यायपूर्ण और नेक दिखना चाहिए। इसलिए हमें शक्ति पाने के सूक्ष्म दाव पेचों की जरूरत होती है। सफलता का सूत्र यह है कि चालाक होने के बावजूद हम नेक और प्रजातांत्रिक दिखें। छल कपट का यह खेल शक्ति के उसी खेल की तरह है जो पुराने जमाने के सामंती दरबारों में खेला जाता था। पूरे इतिहास में शक्तिशाली व्यक्ति, महाराजा, महारानी या सम्राट के चारों तरफ हमेशा एक दरबार लगा रहता था। दरबारी अपने स्वामी के निकट आने की कोशिश तो करते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे खुलकर चापलूसी करेंगे या शक्ति पाने की कोशिश करेंगे तो बाकी दरबारियों का ध्यान उनकी तरफ चला जाएगा और वे उनके इरादों को नाकामयाब कर देंगे। यही वजह थी कि वे सूक्ष्म तरीकों से अपने स्वामी का दिल जीतने की कोशिश करते थे। जो दरबारी इस सूक्ष्म कला में समर्थ और कुशल थे, उन्हें भी अपनी साथी दरबारियों से सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि वे उन्हें दरकिनार करने की योजनाएं बनाते रहते थे। दरबार सभ्यता और सुसंस्कृति की पराकाष्ठा माना जाता था, इसलिए वहां शक्ति की हिंसक या खुली चालों को पसंद नहीं किया जाता था। जो दरबारी शक्ति का खुला प्रयोग करते दिखते थे, दूसरे दरबारी गोपनीय रूप से उनके खिलाफ काम करने लगते थे। यह दरबारी की दुविधा थी। एक तरफ तो उसे शालीनता की मूर्ति दिखना था और दूसरी तरफ उसे अपने विरोधियों को दबाकर आगे निकलना था। सफल दरबारी ने समय के साथ अपनी चालों को छिपाना सीख लिया। अपने विरोधी की पीठ में छुरा भोंकते समय भी उसके हाथ पर मखमल का दस्ताना और उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान होती थी। खुले विश्वासघात या बल प्रयोग के बजाय आदर्श दरबारी प्रलोभन, सम्मोहन, धोखे और सूक्ष्म रणनीति से अपना उल्लू सीधा करता था। वे हमेशा कई कदम आगे तक की योजना बनाता था। दरबारी जीवन एक अंतहीन खेल था, जिसमें सावधानी और रणनीति चिंतन की जरूरत होती थी। यह सभ्य युद्ध था। आज भी हम दरबारियों जैसे ही विरोधाभास का सामना कर रहे हैं। हर चीज सभ्य, नेक, प्रजातांत्रिक और न्यायपूर्ण दिखनी चाहिए, लेकिन अगर हम सचमुच इन गुणों के हिसाब से चलेंगे तो हमारे आसपास के ज्यादा समझदार लोग हमें कुचल देंगे। जैसा पुनर्जागरण काल के कूटनीतिज्ञ और दरबारी निकोलो मैकियावेली ने लिखा है, जो व्यक्ति हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है, बहुसंख्यक बुरे लोगों की दुनिया में उसका विनाश तय है। दरबार को सुसंस्कृत की पराकाष्ठा माना जाता था, लेकिन इसकी चमकती सतह के नीचे स्याय भावनाओं, ईर्ष्या, लालच, नफरत का अलाप धंधता रहता था। आज हमारी दुनिया भी खुद को न्याय और सभ्यता की पराकाष्ठा मानती है, लेकिन वही निकृष्ट भावनाएं हमारे अंदर अब भी घुमड़ती हैं। खेल वही है। बाहर से तो आपको अच्छा दिखना होगा, लेकिन अंदर से आपको समझदारी सीखनी होगी और वही करना होगा जिसकी सलाह नेपोलियन ने दी थी। अपने लोहे के हाथ को मखमल के दस्तानों के भीतर रखें। अगर पुराने जमाने के दरबारी की तरह आप भी अप्रत्यक्ष और सूक्ष्म कलाओं में महारत हासिल कर सकें, अगर आप प्रलोभन, सम्मोहन, धोखे और चतुर योजनाओं से अपने विरोधियों को दबाना सीख सकें, तो आप शक्ति की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। आप
दूसरे लोगों को अपनी मर्जी से चलाएंगे, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक नहीं होगा। और अगर उन्हें यह एहसास ही नहीं होगा तो वे आपसे द्वेष नहीं रखेंगे या आपका विरोध नहीं करेंगे। शक्ति के 48 नियम को अप्रत्यक्ष कलाओं की मार्गदर्शिका समझें। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप शक्ति और इसकी कुंजी को समझ जाएंगे तथा यह सीख लेंगे कि नेक छवि बनाकर स्वार्थ सिद्ध कैसे की जा सकती है। अगर आप इन सिद्धांतों पर अमल करते हैं तो आप आधुनिक दुनिया में काफी सफल हो सकते हैं। लॉ ऑफ पावर नंबर 1, कभी बॉस से श्रेष्ठ ना दिखें। विचार, अपने से वरिष्ठ लोगों को यह महसूस करने दें कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश और प्रभावित करने के लिए अपनी योग्यताओं का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परिणाम ठीक उल्टा होगा। वे भयभीत और असुरक्षित महसूस करेंगे। इसके बजाय अगर आप अपने बॉस को ज्यादा प्रतिभाशाली बताते रहेंगे तो आप बुलंदियों को छू लेंगे। शक्ति की कुंजी, हर इंसान में असुरक्षा की भावनाएं होती हैं। जब आप लोगों के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो उनमें द्वेष, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावनाएं जग जाती हैं। यह स्वाभाविक है और इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरों की ओछी भावनाओं की चिंता करके आप अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बहरहाल, अपने से ऊपर बैठे लोगों के प्रति आपको एक अलग नीति अपनाना चाहिए। बॉस से श्रेष्ठ दिखना या उससे ज्यादा प्रभावशाली दिखना शक्ति हासिल करने की राह में शायद सबसे बड़ी गलती होती है। यह सोचने की मूर्खता ना करें कि दुनिया लुई 14वें और मेडिसी के युग के बाद बहुत बदल चुकी है। ऊंचे पद पर बैठे लोग राजाओं और रानियों की तरह होते हैं। वे अपने पद पर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। बुद्धि, वाक्चातुर्य और आकर्षण के मामले में वे अपने आसपास के लोगों से श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं। आप भूल से भी इस आम धारणा पर चर्चा ना करें कि प्रतिभा और गुणों का प्रदर्शन करके आप बॉस की सद्भावना हासिल कर लेंगे। हो सकता है बॉस ऊपर से तो आपकी प्रशंसा करने का नाटक करे, लेकिन मौका मिलते ही वे आपकी जगह पर किसी कम बुद्धिमान, कम आकर्षक और कम खतरनाक लगने वाले व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। आपको यह जान लेना चाहिए कि इस नियम के 2 पहलू हैं। पहली बात, हो सकता है आप कोशिश किए बिना ही अपने बॉस से श्रेष्ठ या ज्यादा दैदीप्यमान दिखते हों। बहरहाल, कुछ बॉस दूसरों से ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। हो सकता है कि अपने आकर्षण और गुणों की बदौलत आप बिना कुछ किए ही उनसे ज्यादा प्रभावशाली दिखते हों। अगर आप अपने आकर्षण को कम ना करना चाहें तो भी कम से कम आपको आत्म प्रदर्शन के इस दैत्य से बचना चाहिए और बॉस के साथ रहते समय अपने अच्छे गुणों को दबाने का तरीका खोजना चाहिए। दूसरी बात, यह कभी ना माने कि बॉस आपसे प्रेम करता है, इसलिए आप अपनी मनमर्जी का हर काम कर सकते हैं। ऐसे कई प्रिय पात्रों या मुंह चढ़े लोगों पर किताबें लिखी जा सकती हैं जिन्होंने यह मान लिया था कि वे हमेशा बॉस की नजरों में चढ़े रहेंगे, लेकिन बॉस से ज्यादा चमकने के कारण वे उसकी नजरों से गिर गए। अपने बॉस से श्रेष्ठ दिखने के खतरे को जानने के बाद आप इस नियम का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मालिक की चापलूसी करना चाहिए और उसे चने के झाड़ पर चढ़ा देना चाहिए। प्रत्यक्ष या सीधी चापलूसी असरदार होती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। प्रत्यक्ष चापलूसी बहुत स्पष्ट होती है और साफ दिख जाती है। इसके अलावा यह दूसरे दरबारियों को चुभ जाती है। इसके बजाय अप्रत्यक्ष या छिप कर की गई चापलूसी बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस से ज्यादा बुद्धिमान हैं, तो इसके विपरीत प्रदर्शन करें। उसे अपने से ज्यादा बुद्धिमान नजर आने दें। मूर्खता का अभिनय करें। ऐसा दिखावा करें जैसे आपको उसकी विशेषज्ञतापूर्ण सलाह की जरूरत है। ऐसी हानि रहित गलतियां करें जिनसे आपको आगे चलकर नुकसान ना पहुंचे, लेकिन जिनके कारण आपको उसकी मदद मांगने का अवसर मिले।
हर बॉस को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। अगर आप अपने बॉस के अनुभव के खजाने से सलाह नहीं मांगेंगे तो वे आपके प्रति आक्रोश और दुर्भावना रख सकता है। अगर आपके विचार अपने बॉस के विचारों से ज्यादा रचनात्मक हैं, तो सबके सामने उनका श्रेय उसे ही दें। सबको यह स्पष्ट बता दें कि आपकी सलाह दरअसल बॉस की सलाह की प्रतिध्वनि मात्र है। अगर आप अपने बॉस से ज्यादा सामाजिक और उदार हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपका बॉस सूर्य है और आपको उसकी चमक रोकने वाला बादल नहीं बनना चाहिए। सबके सामने हमेशा बॉस को सूर्य साबित करते रहें, जिसके चारों तरफ हर व्यक्ति ग्रहों की तरह चक्कर लगाता है। उसे शक्ति का प्रकाश का पुंज बना दें, उसे ध्यान का केंद्र बना दें। इन सभी मामलों में अपने गुणों को छिपाना कमजोरी नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आपको शक्ति हासिल होती है। जब आप बॉस को अपने से ज्यादा चमकने देते हैं, तो बागडोर आपके हाथ में होती है। आप उसकी असुरक्षा के शिकार नहीं बनते। यह उस दिन काम आएगा जब आप निचले पद से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। अगर आप बॉस को खुद से ज्यादा चमकने देंगे, तो वह आपको ईश्वर का दिया वरदान मानेगा और तत्काल आपकी तरक्की भी कर देगा। तस्वीर: आसमान में सितारे। एक समय में सिर्फ एक ही सूर्य रह सकता है। कभी भी सूरज की रोशनी की राह में बाधा ना डालें, उसकी चमक से मुकाबला ना करें। इसके बजाय आसमान में खुद को धुंधला बनाकर उस सूर्य की रोशनी को अधिकतम बनाने की तरीके खोजें। विशेषज्ञ की राय: अपने मालिक से ज्यादा तेजी से चमकने से बचें। किसी भी तरह की श्रेष्ठता लोगों को नापसंद होती है और वे उसकी निंदा करते हैं, लेकिन अपने बॉस से ज्यादा श्रेष्ठ दिखने की कोशिश तो मूर्खतापूर्ण ही नहीं बल्कि घातक भी सिद्ध हो सकती है। आसमान के सितारे हमें यही सबक सिखाते हैं। हो सकता है वे सूर्य जितने ही चमकदार हों, लेकिन सूर्य के चमकते समय वे नजर नहीं आते। बाल्तेसर ग्रेशियन 1601 से 1658। लॉ ऑफ पावर नंबर 2: मित्रों पर कभी ज्यादा भरोसा ना करें। शत्रुओं से काम लेना सीखें। विचार: मित्रों से सावधान रहें। मित्र बहुत जल्दी से ईर्ष्या करने लगते हैं, इसलिए वे आपको बहुत जल्दी धोखा भी देंगे। मित्र भविष्य में कष्ट का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय अगर आप किसी पुराने शत्रु को काम पर रखेंगे, तो वह मित्र से ज्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना है। दरअसल आपको शत्रुओं से नहीं बल्कि मित्रों से डरना चाहिए। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है, तो शत्रु बनाने का तरीका खोजें। शक्ति की कुंजी: यह स्वाभाविक है कि जरूरत पड़ने पर हम अपने मित्रों को काम पर रखना चाहते हैं। यह दुनिया निर्मम है और आपके मित्र उसकी निर्ममता को कम करते हैं। इसके अलावा आप उन्हें अच्छी तरह जानते भी हैं। मित्रों के होते हुए किसी अजनबी पर निर्भर क्यों रहें? दिक्कत यह है कि अक्सर आप अपने मित्रों को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं जितना आपको लगता है। मित्र अक्सर बहस टालने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। आपको कष्ट न पहुंचे इसलिए वे अपने अप्रिय गुण छिपा लेते हैं। आप जब मजाक करते हैं तो वे थोड़ा ज्यादा हंसते हैं। ईमानदारी और सच्चाई से मित्रता की नींव मजबूत नहीं होती है, इसलिए वास्तव में आपको यह पता ही नहीं होता है कि आपके बारे में आपके मित्रों की असली भावनाएं क्या हैं। मित्र आपके मुंह पर तो यही कहेंगे कि उन्हें आपकी कविता बहुत अच्छी लगती है, आपका गाना बजाना बेहद पसंद है, आपके कपड़ों का चयन बेहद सुंदर लगता है। हो सकता है वे सचमुच आपकी तारीफ कर रहे हों, लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता है। जब आप अपनी किसी मित्र को नौकरी पर रखने का निर्णय लेते हैं, तो आपके सामने वे गुण धीरे धीरे सामने आते हैं जिन्हें उसने अब तक छिपाकर रखा था। अजीब बात यह है कि आपकी उदारता के इस काम से संबंधों का संतुलन बिगड़ जाता है। सभी लोग यह महसूस करना चाहते हैं कि उन्हें यह अक्सर अपने दम पर मिला है, इसलिए
आपका एहसान उन्हें बोझ की तरह लगता है। वे जानते हैं कि उन्हें योग्यता के कारण नहीं बल्कि मित्रता के कारण नौकरी मिली। मित्रों को नौकरी देने में एक एहसान छिपा होता है जिसे वे मन ही मन परेशान हो जाते हैं। मित्रों का प्रयोग करने या उन्हें नौकरी पर रखने में समस्या यह है कि इससे आपकी शक्ति निश्चित रूप से सीमित हो जाएगी। बहुत कम मामलों में ही ऐसा होता है कि मित्र किसी काम के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हों और आपकी मदद करने में सबसे ज्यादा सक्षम हों। अंतिम विश्लेषण में योग्यता और क्षमता मित्रतापूर्ण भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कामकाज के सभी स्थितियों में लोगों के बीच थोड़ी दूरी होना चाहिए। आप मित्र बनाने की नहीं बल्कि कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं और मित्रता चाहे सच्ची हो या झूठी इस तथ्य को ढक लेती है। शक्ति की कुंजी यह है कि आप में यह मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा फायदा कौन पहुंचा सकता है। दूसरी ओर आपके शत्रु सोने की ऐसी अनछुई खान है जिसका दोहन करना आपको सीखना चाहिए। नेपोलियन का विदेश मंत्री टैलीरेंट 1807 में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नेपोलियन फ्रांस को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है, इसलिए उसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। टैलीरेंट सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र करने के खतरों को अच्छी तरह जानता था। उसे एक साथी की जरूरत थी। उसने सोचा इस तरह के अभियान में वह किसी मित्र पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने खुफिया विभाग के प्रमुख फोके को चुना जो उसका सबसे बड़ा शत्रु था, जिसने उसकी हत्या करवाने की भी कोशिश की थी। वह जानता था कि उन दोनों की पुरानी नफरत के कारण भावनात्मक समझौते का अवसर मिलेगा। वह जानता था कि फोके उससे कोई आशा नहीं रखेगा और यह साबित करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा कि टैलीरेंट ने उसे चुनकर कोई गलती नहीं की है। जो व्यक्ति कुछ साबित करना चाहता है वह आपके लिए जमीन आसमान एक कर देगा। अंत में टैलीरेंट यह जानता था कि फोके का साथ उसका संबंध आपसी स्वार्थ पर आधारित होगा और मित्रता की व्यक्तिगत भावना द्वारा दूषित नहीं होगा। उसका चुनाव सही साबित हुआ। हालांकि वे नेपोलियन को सिंहासन से उतारने में सफल नहीं हुए। जब इतने शक्तिशाली और परस्पर विरोधी दो व्यक्तियों ने मिलकर सम्राट के खिलाफ मुहिम छेड़ी तो जनता ने भी इसमें उत्सुकता दिखाई और धीरे धीरे सम्राट के प्रति विरोध बढ़ने लगा। टैलीरेंट और फोके के बीच सुखद कार्यकारी संबंध बने रहे। इसलिए जब भी मौका मिले अपने दुश्मन के प्रति दुश्मनी को दफन कर दें और उसे अपनी सेवा में रखने की कोशिश करें। शत्रुता की मौजूदगी से विचलित या दुखी ना हो। आप मित्र के बजाय शत्रु के साथ बेहतर स्थिति में होते हैं, क्योंकि मित्रों के मामले में आपको यह मालूम ही नहीं होता है कि आपके छिपे हुए कोने से मित्र दरअसल आपके शत्रु हैं। शक्तिशाली व्यक्ति संघर्ष से लाभ उठाता है और अपने शत्रुओं का इस्तेमाल करता है। ऐसा करके वह उस आत्मविश्वासी योद्धा की छवि को बना लेता है जिस पर अनिश्चितता के समय में विश्वास किया जा सकता है। तस्वीर कृतघ्नता का जबड़ा। आप जानते हैं कि अगर आप शेर के मुंह में उंगली रखेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, इसलिए आप ऐसा नहीं करते हैं। मित्रों के साथ आप इस तरह की सतर्कता नहीं रखते हैं, इसलिए अगर आप उन्हें नौकरी पर रखेंगे तो वे कृतघ्नता से आपको कच्चा चबा जाएंगे। विशेषज्ञ की राय। यह सीखें कि अपने लाभ के लिए दुश्मनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको धार की तरफ से तलवार नहीं पकड़नी चाहिए, वरना आपका हाथ कट जाएगा। इसके बजाय आपको मुठ की तरफ से तलवार पकड़नी चाहिए ताकि आप खुद की रक्षा कर सकें। बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रुओं से भी लाभ लेता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति अपने मित्रों से भी हानि उठाता है। बाल्तेसर ग्रेशन 1601 से 1658। लॉ ऑफ पावर नंबर 3। अपने इरादे छिपाकर रखें। विचार आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं यह जाहिर ना होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे।
अगर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफी दूर तक ले जा सकते हैं और काफी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शक्ति की कुंजी। ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। वे अपने मन की बात तत्काल कह देते हैं। वे मौका मिलते ही अपने विचार प्रकट कर देते हैं। वे अपनी योजनाओं और इरादों के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। वे ऐसा कई कारणों से करते हैं। पहली बात, अपनी भावनाओं और भावी योजनाओं के बारे में बातें करने की इच्छा बहुत आम और स्वाभाविक होती है। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। दूसरी बात, कई लोग यह मानते हैं कि ईमानदारी, स्पष्टता, वाजिबता से वे लोगों का दिल जीत लेंगे और अपनी भलमन साहस को प्रमाणित कर देंगे। वे बहुत मुगालते में रहते हैं। ईमानदारी दरअसल एक भोंतरा हथियार है, जिससे कटता कम है और खून ज्यादा बहता है। आपकी ईमानदारी से लोगों को चोट पहुंचने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि शब्दों को नाप तोल कर बोलें। बुद्धिमानी इसी में है कि लोगों से वही कहें जो लोग सुनना चाहते हैं। यह समझदारी नहीं है कि आप उन्हें वह कटु सच्चाई बता दें जो आप महसूस करते हैं या सोचते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब अपने इरादों को और भावी योजनाओं के बारे में खुलकर बता देते हैं, तो आपके बारे में कुछ भी छिपा नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में लोग ना तो आपका सम्मान करेंगे, ना ही आपसे डरेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका लोग सम्मान नहीं करते हैं या जिससे लोग डरते नहीं हैं, उस व्यक्ति के पास शक्ति कभी नहीं आती। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो ईमानदारी को एक तरफ रख दें और अपने इरादों को छिपाने की कला सीखें। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाएंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। इरादों को छिपाने की योग्यता के पीछे मानवीय स्वभाव की यह साधारण सी सच्चाई है। प्राय हम दिखने वाली चीजों पर भरोसा करते हैं। हम जो देखते हैं और सुनते हैं, उसकी सच्चाई पर हम संदेह नहीं करते। अगर हम दिखने वाली चीजों के पीछे दूसरी चीजों के छिपे होने की कल्पना करेंगे, तो हम न सिर्फ बहुत थक जाएंगे, बल्कि दहशत में भी रहेंगे। इस कारण इरादों को छिपाना तुलनात्मक रूप से ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसा लक्ष्य या उद्देश्य बताएं जिससे लोग प्रभावित हो जाएं। जरूरी नहीं है कि आपका असली लक्ष्य वही हो। जब आप उस लक्ष्य को लोगों की आंखों के सामने बार बार रखते रहेंगे, तो वे उसे ही अपना असली लक्ष्य मान लेंगे। इरादों को छिपाने का एक तरीका यह है कि आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में लगातार बातें करें, लेकिन वे आपकी असली इच्छाएं और लक्ष्य नहीं होने चाहिए। इस तरह आप एक पत्थर से 3 शिकार करेंगे। आप दोस्ताना, निष्कपट और विश्वसनीय नजर आएंगे। आप अपने इरादों को छिपा लेंगे और आप अपने प्रतिद्वंदी को गलत दिशा में भेज देंगे, जिससे उनका समय बर्बाद होगा। लोगों को गुमराह करने का एक और सशक्त औजार है झूठी निष्कपटता। लोग गलती से निष्कपटता को ईमानदारी मान लेते हैं। जब लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आप विश्वास करते हैं, तो इससे आपके शब्दों का वजन बहुत बढ़ जाता है। यागो ने इसी तरह ओथेलो को धोखा दिया था और उसे बर्बाद किया था। ऐसा लग रहा था कि यागो की भावनाएं सच्ची हैं। ऐसा लग रहा था कि डेस्डेमोना की बेवफाई के बारे में उसकी चिंता निष्कपट है। ऐसे में ओथेलो उस पर अविश्वास कैसे कर सकता था? अगर आप यह जानते हैं कि धोखेबाज लोग हवाबाज होते हैं, जो बड़े बड़े झूठों और अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियों से गुमराह करते हैं, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। सबसे अच्छे धोखेबाज वे होते हैं जो उदासीन और अदृश्य मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। वे जानते हैं कि
अनावश्यक शब्दों और हरकतों से लोगों का संदेह तत्काल जाग जाएगा। इसलिए वे अपने लक्ष्यों को सामान्य, जाने पहचाने और मासूम शब्दों के पीछे छिपा लेते हैं। एक बार जब आप अपने जाने पहचाने शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों की सतर्कता को दबा देंगे, तो फिर उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा कि इन शब्दों के पीछे धोखा देने की इरादे हैं। आपका नकाब जितना एकरूप होगा, आपके इरादे उतने ही अच्छी तरह छिपे रहेंगे। नकाब का सबसे आसान रूप है चेहरे के भाव। उदासीन और भावहीन चेहरे के पीछे हर तरह की विनाशकारी योजनाएं बनाई जा सकती हैं, जिसकी किसी को भनक भी नहीं लगेगी। इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोग इस हथियार का इस्तेमाल करने में निपुण थे। कहा जाता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के चेहरे को देखकर कोई भी उनके दिल की बात नहीं समझ सकता था। बैरन जेम्स रॉथस्चाइल्ड ने तो पूरी जिंदगी इस बात का अभ्यास किया कि वे नकली मुस्कुराहटों और भावहीन चेहरे के पीछे अपने असली विचार छिपा लें। याद रखें, अपनी प्रभावशाली वाक्पटुता को छिपाने और भावहीनता का नकाब पहनने में धैर्य और विनम्रता की जरूरत होती है। इस तरह के नीरस नकाब को लगाकर निराश ना हो। अक्सर भावहीनता से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आप शक्तिशाली नजर आने लगते हैं। तस्वीर भेड़ की खाल। भेड़ कभी अचानक हमला नहीं करती है। भेड़ कभी धोखा नहीं देती है। भेड़ बहुत ही सीधी और आज्ञाकारी होती है। भेड़ की खाल पहनकर लोमड़ी बड़े आराम से मुर्गियों के दबड़े में घुस सकती है। विशेषज्ञ की राय। जो योग्य सेनापति शत्रु पर अचानक हमला करने का इरादा रखता है, वह अपने शत्रु को अपने इरादे की भनक भी नहीं लगने देता। अपने उद्देश्य और अपनी प्रगति को छिपाएं। अपनी योजनाओं को तब तक प्रकट ना करें जब तक कि उनका विरोध करना असंभव ना हो जाए, जब तक कि युद्ध पूरा ही ना हो जाए। युद्ध की घोषणा करने से पहले ही विजय हासिल कर लें। संक्षेप में, उन सेनापतियों का अनुसरण करें जिनकी योजनाएं सिर्फ उन्हीं बर्बाद इलाकों को मालूम होती है जहां से वे अपनी सेना लेकर गुजरे हैं। निनांडे लॉ एंड क्लॉस 1623 से 1706। लॉ ऑफ पावर नंबर 4। हमेशा जरूरत से कम बोले। विचार लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ही ज्यादा साधारण नजर आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बात को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपकी नीरस बात भी मौलिक लगेगी। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रौबदार दिखते हैं। इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि ज्यादा बोलते समय आपके मुख से कोई न कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। शक्ति की कुंजी। शक्ति कई मायनों में दिखावे का खेल है। जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप हमेशा वास्तविकता से ज्यादा महान और शक्तिशाली नजर आते हैं। आपकी चुप्पी से दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। इंसान विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाली मशीन है। वे यह जानने की फिराक में रहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अपने शब्दों को सावधानी से नियंत्रण करते हैं तो वे आपके इरादों या आपकी मंशा को नहीं समझ पाते हैं। आपके संक्षिप्त जवाब या खामोशी से वे रक्षात्मक हो जाएंगे और बीच में कूद पड़ेंगे। आपकी खामोशी के खाली स्थान को भरने की हड़बड़ी में वे घबराकर कुछ भी बोलने लगेंगे, जिससे आपको उनके और उनकी कमजोरियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। आपसे मिलकर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वे लुट गए हों। घर आकर वे आपके हर शब्द पर गहराई से विचार करेंगे। आपकी संक्षिप्त टिप्पणियों पर जब लोग अतिरिक्त ध्यान देंगे तो इससे आपकी शक्ति तो बढ़नी ही है। युवावस्था में चित्रकार एंडी वारहोल को यह समझ में आ गया कि लोगों से बातें करके उनसे अपना मनचाहा काम करवाना असंभव है।
बातों से लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपकी इच्छाओं के विपरीत काम करेंगे और अपने दुष्ट स्वभाव की वजह से आपकी अवज्ञा करेंगे। उन्होंने एक मित्र से एक बार कहा था, मैंने यह सीखा है कि जब आप चुप रहते हैं तो दरअसल आपके पास ज्यादा शक्ति होती है। बाद के जीवन में वारहोल ने इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरह से किया। इंटरव्यू में वे भविष्यवाणी की तरह बहुत संक्षिप्त वाक्य बोलते थे। वे कोई जटिल और रहस्यमयी बात कह देते थे और इंटरव्यू लेने वाला इस उधेड़बुन में रहता था कि इसका ना जाने क्या मतलब होगा। वह सोचने लगता था कि वारहोल के अर्थहीन दिख रहे वाक्यों के पीछे कोई गहरी बात छिपी होगी। वारहोल अपनी पेंटिंग्स के बारे में कभी बात नहीं करते थे। वे इसके विश्लेषण का काम दूसरों पर छोड़ देते थे। वे अपने काम के बारे में जितना कम बोलते थे, दूसरे लोग उसके बारे में उतनी ही ज्यादा बातें करते थे, और लोग उसके बारे में जितनी ज्यादा बातें करते थे, वारहोल की पेंटिंग्स उतनी ही ज्यादा महंगी बिकती थी। जरूरत से कम बोलकर आप अपनी शक्ति का नाटकीय को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा आप जितना कम बोलेंगे, आपके मुख से कोई मूर्खतापूर्ण या खतरनाक बात निकलने का जोखिम भी उतना ही कम होगा। 1825 में निकोलस प्रथम रूस के सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते ही उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। यह विद्रोह उदारवादी कर रहे थे, जो आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि रूस में यूरोप के बाकी देशों की तरह उद्योग धंधे और इमारतें बने। दिसंबर के विद्रोह के नाम से मशहूर इस विद्रोह का निर्ममता से दमन करते हुए निकोलस प्रथम ने विद्रोही नेता कोंद्रेटी रेलेयेव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। रेलेयेव को फांसी दी जाने के तख्ते पर खड़ा किया गया और उसके गले में रस्सी बांध दी गई। फिर नीचे से तख्ता हटा लिया गया, लेकिन रेलेयेव जैसे ही रस्सी से झूला, रस्सी टूट गई और वह जमीन पर गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटनाएं ईश्वर का इंसाफ मानी जाती थी और वह व्यक्ति मृत्युदंड से इस तरह बच जाता था। उसे आमतौर पर माफ कर दिया जाता था। जब रेलेयेव अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे चोट तो लगी थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी जान बच गई है। इसलिए वह भीड़ से चिल्लाकर बोला, तुम लोगों ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर सकते। उन्हें तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। एक संदेशवाहक तत्काल यह खबर लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। इस निराशाजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलस प्रथम विद्रोही नेता रेलेयेव के माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछा, क्या इस घटना के बाद रेलेयेव ने कुछ कहा था? संदेशवाहक ने जवाब दिया, उसने कहा था कि रूस वालों को तो रस्सी बनानी भी नहीं आती। सम्राट ने माफीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन रेलेयेव को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। यह सबक सीख लें, एक बार बाहर निकल जाने के बाद आप शब्दों को दोबारा नहीं लौटा सकते। उन्हें नियंत्रण में रखें। व्यंग्य के प्रति खास तौर पर सावधान रहें। आपके व्यंग्य बाणों से आपको क्षणिक संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन बदले में आपको उनकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। तस्वीर डेल्फी की भविष्यवाणी। जब आगंतुक डेल्फी की भविष्यवाणी सुनने जाते थे तो पुजारिन कुछ जटिल शब्द बोल देती थी जो अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण लगते थे। भविष्यवाणी के शब्दों में की अवज्ञा कोई नहीं करता था, क्योंकि उनमें जिंदगी और मौत की शक्ति होती थी। विशेषज्ञ की राय, अधीनस्थों के बोलने से पहले कभी अपने होंठ ना हिलाएं। मैं
जितनी ज्यादा देर तक चुप रहता हूँ, दूसरे उतनी ही जल्दी बोलने लगते हैं। जब वे बोलते हैं तो मैं उनके शब्दों से उनकी असली इरादे समझ सकता हूँ। अगर सम्राट रहस्यमय ना हो तो मंत्रियों की तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। हानफेई त्सु, चीनी दार्शनिक, 3री सदी ईसा पूर्व। लॉ ऑफ पावर नंबर 5। प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। विचार: प्रतिष्ठा शक्ति की नींव है। सिर्फ प्रतिष्ठा के माध्यम से ही आप दबदबा कायम कर सकते हैं और विजय पा सकते हैं। एक बार भी फिसल जाने पर आप असुरक्षित हो जाएंगे और आप पर सभी दिशाओं से हमला होने लगेगा। ऐसी प्रतिष्ठा बनाएं कि उस पर कोई हमला ना कर सके। हमेशा संभावित हमलों के बारे में सचेत रहें और उनके होने से पहले ही उन्हें खत्म कर दें। इस दौरान अपने शत्रुओं की प्रतिष्ठा में सेंध लगाकर उन्हें नष्ट करना सीखें। फिर दूर खड़े हो जाएं और जनता को उनकी आलोचना करने दें। शक्ति की कुंजी: हमारे चारों तरफ के लोग, भले ही वे हमारे सबसे पक्के दोस्त हों, हमें कुछ हद तक रहस्यमय और अबूझ रहते हैं। उनके चरित्र में ऐसे खुफिया गलियारे होते हैं जिन्हें वे प्रकट नहीं करते हैं। अगर हम इस बारे में ज्यादा सोचेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जब तक हम उन्हें पूरी तरह से नहीं जानते हैं तब तक हम उनका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ दिखावे के आधार पर ही लोगों का मूल्यांकन करते हैं। हमारे मूल्यांकन का आधार वह होता है जो हमारी आंखों को साफ नजर आता है: कपड़े, मुद्राएं, शब्द, कार्य इत्यादि। समाज में प्रदर्शन ही हमारे सारे मूल्यांकनों का पैमाना होता है। आप किसी दूसरे तरीके से विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकते। आपकी एक गलती या आपके हुलिये में एक भी अजीब या अकस्मात परिवर्तन विनाशकारी साबित हो सकता है। इस वजह से यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप खुद अपनी प्रतिष्ठा बनाएं और इसे बनाए रखें। यह प्रतिष्ठा दिखावे के खतरनाक खेल में आपकी रक्षा करेगी। यह प्रतिष्ठा लोगों की पैनी आंखों को यह पता नहीं चलने देगी कि आप सचमुच कैसे हैं। इससे आप दुनिया से अपनी शर्तों पर अपना मूल्यांकन करवाते हैं। यह स्थिति सचमुच सशक्त है। शुरुआत में आपको किसी एक विशेष गुण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए मेहनत करना चाहिए। यह उदारता हो या ईमानदारी या चतुरता, यह गुण आपको दूसरों से अलग कर देता है और इसके कारण दूसरे आपके बारे में बातें करने लगते हैं। इसके बाद आप अपनी प्रतिष्ठा का प्रचार ज्यादा से ज्यादा लोगों में करें। हालांकि यह काम बहुत समझदारी से करना चाहिए। धीरे धीरे प्रतिष्ठा बनाएं और इसकी नींव मजबूत बनाएं। कुछ समय बाद जंगल में लगी आग की तरह तेजी से फैल जाएगी। ठोस प्रतिष्ठा आपके वजन को बढ़ाती है और आपकी मेहनत के बिना आपकी शक्तियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। यह आपके चारों तरफ आभा मंडल भी बना सकती है, जिससे लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान, यहाँ तक कि भय भी जाग जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तर अफ्रीकी रेगिस्तान में लड़ते समय जर्मन सेनापति अर्तिन रोमन ने चालाकी और धोखेबाजी की प्रतिष्ठा बना ली थी, जिससे उनसे लड़ने वाली हर सेना दहशत में आ जाती थी। हालांकि उनकी सेना मुट्ठी भर बची थी और ब्रिटिश टैंकों की संख्या उनसे 5 गुना ज्यादा थी। लेकिन रोमन के आने की खबर सुनते ही पूरे के पूरे शहर खाली हो जाते थे। अपनी प्रतिष्ठा को किसी एक विशेष गुण पर आधारित करें। यह इकलौता गुण, चाहे कार्यकुशलता हो या आकर्षण, विजिटिंग कार्ड की तरह आपका परिचय देता है और लोगों पर जादू कर देता है। प्रतिष्ठा किसी खजाने की तरह कीमती है, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक हासिल करें और सुरक्षित रखें। खासकर शुरुआत में आपको
दृढ़ता से इसकी रक्षा करनी चाहिए और इस पर होने वाले हमलों का पहले से ही अनुमान लगा लेना चाहिए। ठोस प्रतिष्ठा बनने के बाद अपने शत्रुओं की आलोचनात्मक टिप्पणियों से नाराज या रक्षात्मक होने से ऐसा लगेगा कि आपको अपनी प्रतिष्ठा पर भरोसा नहीं है और आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके बजाय उच्च मार्ग अपनाएं और कभी अपना बचाव करने की हड़बड़ी ना दिखाएं। दूसरी तरफ किसी दूसरे की प्रतिष्ठा पर हमला करना बहुत कारगर अस्त्र है, खासतौर पर जब वह आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो। इस तरह के युद्ध में नुकसान उसी का होता है क्योंकि खोने के लिए उसी के पास ज्यादा होता है। अगर वह आप पर पलट कर हमला करेगा तो उसके सामने एक छोटा लक्ष्य होगा क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा अभी कम है, लेकिन इस रणनीति का प्रयोग बहुत सूझबूझ से करना चाहिए। यह नहीं लगना चाहिए कि आप ओछे प्रतिशोध में उलझ रहे हैं। अगर आप चतुराई से अपने दुश्मन की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर पाए तो अनजाने में ही आप अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर लेंगे। कभी भी किसी पर हमला करते समय ज्यादा दूर तक ना जाएं, क्योंकि इससे लोग उसकी गलतियों पर कम और आपके प्रतिशोध पर ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। अगर आपकी प्रतिष्ठा ठोस बन चुकी हो तो अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए आधुनिक सूक्ष्म रणनीतियों का प्रयोग करें, जैसे व्यंग्य या मखौल। इससे लोग आपको मजेदार मस्खरा मानने लगेंगे। शक्तिशाली शेर अपने रास्ते में आने वाले चूहे के साथ मजे लेता है। अगर वह कोई दूसरी प्रतिक्रिया करने लगे तो उसकी भयावह प्रतिष्ठा ही खत्म हो जाएगी। तस्वीर हीरो और माणिकों से भरी खान। आपने इस खान को खोजा, खुदाई की थी और अब आपकी दौलत सुरक्षित है। इसकी रक्षा अपने प्राणों से ज्यादा करें। हर दिशा से डकैत और चोर से इसे लूटने के लिए आएंगे। अपनी दौलत के बारे में असावधान ना रहें और लगातार इसे चमकाते रहें। समय जवाहरात की चमक फीकी कर देगा और उन्हें ओझल करके दफन कर देगा। विशेषज्ञ की राय। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि हमारा दरबारी चतुराई और निपुणता से अपने आंतरिक मूल्यों को बढ़ाए और यह सुनिश्चित करे कि जब वह नए अनजान देशों में जाए तो उसकी अच्छी प्रतिष्ठा उससे पहले ही वहां पहुंच जाए। बहुमत की राय पर आधारित शोहरत बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे व्यक्ति में विश्वास जागता है। साधारण लोग बड़ी आसानी से ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि उनके लिए बहुमत की राय महत्वपूर्ण होती है। बाल्डेसेर कास्टी गिलऑन 1478 से 1529। लॉ ऑफ पावर नंबर 6। हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। विचार हर चीज का मूल्यांकन दिखने के आधार पर किया जाता है। जो नजर नहीं आता है उसका कोई मूल्य ही नहीं होता। इसलिए भीड़ का हिस्सा ना बने और गुमनामी में दफन होकर ना रहें। सबसे अलग हटकर दिखें। हर कीमत पर लोगों की नजरों में रहें। नीरस और भीरू जनता से ज्यादा महान, ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा रहस्यमय दिखकर ऐसा चुंबक बन जाएं जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचे। शक्ति की कुंजी। अपने आसपास के लोगों से ज्यादा चमकदार दिखना एक ऐसी कला है जो जन्मजात नहीं होती। आपको लोगों का ध्यान आकर्षित करना सीखना पड़ता है। अपने करियर की शुरुआत में ही आपको अपना नाम और प्रतिष्ठा किसी एक गुण या छवि से जोड़ लेना चाहिए ताकि आप दूसरे लोगों से अलग नजर आ सकें। यह छवि कुछ भी हो सकती है, जैसे कपड़ों की विशेष शैली या व्यक्तित्व की कोई अनूठी बात, जिससे लोगों की रुचि जागे और वे आपके बारे में बातें करें। एक बार जब आपकी प्रतिष्ठा स्थापित हो जाती है तो आपके पास एक दिखावे का आसमान तैयार हो जाता है जिसमें आपका ही सितारा जगमगाता रहता है। यह सोचना गलत है कि आपका यह अनूठा रूप विवादास्पद नहीं होना चाहिए या लोगों की आलोचना बुरी बात है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है।
आलोचना से बचने की कोशिश ना करें। किसी दूसरे को अपने से ज्यादा कुख्यात ना बनने दें। आपको इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि आपकी तरफ ध्यान क्यों दे रहे हैं। लोगों का ध्यान चाहे जिस कारण से आपकी ओर आकर्षित हो रहा हो, आपको फायदा ही होता है। लुई 14वें के दरबार में बहुत से योग्य लेखक, कलाकार, सुंदरियां और चरित्रवान स्त्री पुरुष थे, लेकिन ड्यूक डक ले जॉन के बारे में जितनी बातें होती थी उतनी किसी और के बारे में नहीं होती थी। ड्यूक नाट्य थे और बहुत ही बदतमीजी का व्यवहार करते थे। वे राजा की प्रेमिकाओं के साथ सोते थे और खुलेआम न सिर्फ दूसरे दरबारियों के साथ बदतमीजी करते थे, बल्कि सम्राट का भी अपमान करते रहते थे। बहरहाल लुई को ड्यूक का अनूठापन इतना मोहक लगता था कि वे दरबार में उनकी अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसका कारण स्पष्ट है। ड्यूक के चरित्र की विचित्रता सबका ध्यान आकर्षित करती थी। उनसे मंत्रमुग्ध होने के बाद लोग हर कीमत पर उन्हें अपने आसपास रखना चाहते थे। समाज हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो औसत लोगों से बड़े या अलग हों। इसलिए ऐसे गुण विकसित करें जिनके कारण आप दूसरों से अलग दिखें और आपके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हो। इसलिए विवाद को गले लगाएं, यहाँ तक कि स्कैंडल को भी लोग आपको नजरअंदाज करें। इससे तो बेहतर होगा कि वे आपकी आलोचना करें। कम से कम आप चर्चा में तो रहेंगे। सवाल यह है कि अगर आप किसी छोटे पद पर हैं, जहां आपके पास दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के बहुत कम अवसर हैं, तब क्या करें? इस स्थिति में कारगर तरीका यह है कि अपने आसपास के मशहूर और शक्तिशाली व्यक्ति पर हमला कर दें। जब 16वीं सदी का युवा रोमन दास पिएत्रो अरेटेनो कवि के रूप में मशहूर होना चाहता था, तो उसने पालतू हाथी के प्रति पॉप के प्रेम का मुखौल उड़ाते हुए कई व्यंग्य कविताएं लिखी। इस हमले से अरेटिनो तत्काल लोगों की नजरों में चढ़ गया। किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना करने का भी यही प्रभाव होता है। बहरहाल इतना याद रखें कि जनता का ध्यान आकर्षित होने के बाद इस रणनीति का प्रयोग कभी कभार ही करें, क्योंकि बार बार ऐसा करने पर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। एक बार लोगों की नजरों में चढ़ने के बाद आपको उनका ध्यान आकर्षित करने के नए नए तरीके खोजने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बाग आपसे ऊब जाएंगे, आपकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और किसी नए सितारे की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इस खेल में निरंतर सावधानी और रचनात्मकता की जरूरत होती है। पाब्लो पिकासो ने खुद को कभी पृष्ठभूमि में गुम नहीं होने दिया। वे हमेशा जानबूझकर जनता के सामने पेंटिंग्स की एक नई श्रृंखला रख देते थे, जो सबकी अपेक्षाओं के विपरीत होती थी। वे ये मानते थे कि लोग उनकी पेंटिंग की शैली से ज्यादा परिचित हों। इससे पहले ही कुछ बुरी और विचलित करने वाली पेंटिंग्स बनाकर उन्हें हैरान कर देना चाहिए। यह अच्छी तरह से समझ लें, लोग खुद को उस व्यक्ति से श्रेष्ठ मानते हैं जिसके काम के बारे में वे पहले से भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर आप उनकी अपेक्षाओं के विपरीत जाकर उन्हें यह बता देंगे कि नियंत्रण की बागडोर आपके हाथ में है, तो आपको उनका सम्मान भी मिलेगा और आप लंबे समय तक उनका ध्यान भी आकर्षित कर पाएंगे। तस्वीर लाइमलाइट। जो अभिनेता इस चमकदार रोशनी में कदम रखता है, उसकी उपस्थिति ज्यादा प्रबल हो जाती है। सबकी आंखें उसी पर टिकी रहती हैं। लाइमलाइट के संकरे दायरे में एक बार में सिर्फ एक अभिनेता के खड़े होने की ही जगह होती है। खुद को लाइमलाइट में रखने की पूरी कोशिश करें। अपने कार्यों को बहुत बड़ा, दिलचस्प और विवादास्पद बनाएं, ताकि रोशनी हमेशा आप पर ही रहे और बाकी सब अभिनेता अंधेरे में रहें। विशेषज्ञ की राय। सभी को प्रदर्शित करें और सबकी नजरों के सामने रहें। जो दिखता नहीं है, एक तरह से उसका अस्तित्व ही नहीं होता। रोशनी के कारण ही
दुनिया दिखाई देती है। प्रदर्शन से कई खाली स्थान भरते हैं, कई कमियां ढकती हैं और नया जीवन मिलता है, खासकर तब जब इसके पीछे सच्ची योग्यता होती है। बाल्तेसर ग्रेशियन 1601 से 1658। लॉ ऑफ पावर नंबर 7। काम दूसरों से करवाएं लेकिन श्रेय खुद लें। विचार: अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप न सिर्फ अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बचाएंगे, बल्कि इससे यह छवि भी बनेगी कि आप बहुत कार्यकुशल और तीव्र हैं। लोग आपको याद रखेंगे और आपके सहायक गुमनामी के अंधेरे में खोकर रह जाएंगे। दूसरों से जो काम करवा सकते हो उसे खुद कभी ना करें। शक्ति की कुंजी: ताकत की दुनिया जंगल की दुनिया की तरह ही है। कुछ जानवर खुद शिकार करके जीते हैं, जबकि ज्यादातर जानवर गिद्ध, गिद्ध दूसरों के शिकार पर जीते हैं। बाद वाली श्रेणी के जानवरों में कल्पनाशीलता कम होती है और वे अक्सर शक्ति की जरूरत वाले काम को नहीं कर सकते। वे जल्दी ही यह बात समझ लेते हैं कि अगर वे इंतजार करेंगे तो उन्हें कोई न कोई ऐसा जानवर मिल जाएगा जो उनके लिए शिकार कर देगा। नादान ना बने। इस समय जब आप किसी गधे की तरह काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी गिद्ध मंडरा रहे हैं और आपकी रचनात्मकता से फायदा उठाने का तरीका सोच रहे हैं। इसके बारे में शिकायत करना या आग बबूला होना बेकार है। बेहतर यह है कि आप खुद की रक्षा करें और इस खेल को निपुणता से खेलें। शक्ति का आधार स्थापित करने के बाद आप गिद्ध बन जाएं। इस नीति पर चलने से बहुत सा समय और मेहनत बच जाएगी। कलाकार पीटर पॉल रूबेंस के करियर के उत्तरार्ध में उनकी पेंटिंग्स की मांग बहुत बढ़ गई। उन्होंने एक सिस्टम बना लिया। वे अपने बड़े स्टूडियो में दर्जनों अच्छे पेंटर्स को नौकरी पर रखते थे। उनमें से एक कपड़े बनाने में माहिर था तो दूसरा पृष्ठभूमि बनाने में, और इसी तरह बाकी क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी थे। उनके इस स्टूडियो में एक साथ बहुत से चित्रों पर काम चलता था। जब कोई महत्वपूर्ण ग्राहक स्टूडियो देखने आता था तो रूबेंस उस दिन नौकरी पर रखे पेंटर्स को भगा देते थे। जब ग्राहक बालकनी से देखता था तो उसे रूबेंस अविश्वसनीय तेजी और ऊर्जा से कई पेंटिंग्स पर एक साथ काम करते दिखाई देते थे। ग्राहक हैरान रह जाता था कि यह व्यक्ति कितना असाधारण है जो इतने कम समय में इतने सारे मास्टरपीस पेंट कर सकता है। यही इस नियम का सार है। काम दूसरों से करवाना सीखें और श्रेय खुद लें, ताकि लोगों को यह लगे कि आप में अनूठी शक्ति है। अगर आप हर काम खुद करना चाहेंगे तो आपकी ऊर्जा खामखा बर्बाद होगी और आपका थकान के मारे निढाल हो जाएंगे। ऐसे लोगों को ढूंढें जिनमें वे योग्यताएं और रचनात्मकता हो। जिनकी आप में कमी हो, या तो उन्हें नौकरी पर रख लें और उनके काम पर अपने नाम का लेबल लगाना शुरू कर दें, या फिर उनके काम पर अपना नाम चिपकाने का कोई और तरीका खोजें। इस तरह से उनकी रचनात्मकता लोगों के सामने अपनी रचनात्मकता बन जाती है और आप जीनियस नजर आने लगते हैं। इस नियम का इस्तेमाल आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें आपको परजीवी की तरह अपने समकालीनों की मेहनत का फायदा उठाने की जरूरत नहीं होती। इस तरीके का सार यह है कि ज्ञान और बुद्धि के वृहद कोण यानी अतीत का इस्तेमाल करें। आइजैक न्यूटन ने इसे कद्वार लोगों के कंधों पर खड़े होने की संज्ञा दी थी। उनका मतलब यह था कि अपनी खोज करते समय उन्होंने अतीत के लोगों की सफलता का सहारा लिया था। न्यूटन ने प्राचीन मध्ययुगीन रेनेसो युग के वैज्ञानिकों के ज्ञान का भरपूर लाभ उठाया था और वह यह बात जानते थे कि शेक्सपियर ने दूसरों की कहानियों पर नाटक लिखे हैं। उन्होंने प्लूटार्क से कथानक चरित्र चित्रण यहाँ तक कि संवाद भी चुरा लिए, क्योंकि वे जानते थे कि सूक्ष्म मनोविज्ञान को समझने और चुटीले संवाद लिखने में
प्लूटार्क का कोई सानी नहीं था। बाद में कितने सारे लेखकों ने शेक्सपियर से सीखा या चुराया है, चाहे वे रणनीति के प्राचीन महारथी हों, मानवीय मूर्खता के इतिहासकार हों या मानवीय चरित्र की गहराई में डूबे लेखक हों। सभी का ज्ञान धूल खा रहा है। यह ज्ञान इंतजार कर रहा है कि आप आएं और उनके कंधों पर खड़े हो जाएं। उनका वाक कौशल आपका वाक कौशल बन सकता है, उनकी निपुणता आपकी निपुणता बन सकती है, और वे सभी कब्र से उठकर कभी लोगों को यह बताने नहीं आएंगे कि आपने उनका ज्ञान चुराया है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो मौलिक काम करने की कोशिश में जिंदगी भर मेहनत करें, लगातार गलतियां करें, अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करें, या फिर अतीत की सेनाओं का इस्तेमाल करके किला फतह कर लें, जैसा बिस्मार्क ने एक बार कहा था। मूर्ख कहते हैं कि वे अपने अनुभव से सीखते हैं। मैं दूसरों के अनुभव से लाभ उठाना पसंद करता हूँ। तस्वीर गिद्ध। जंगल के सभी जीवों में उसका काम सबसे आसान होता है। दूसरों की कड़ी मेहनत से उसका काम आसान बन जाता है। उनके मरने से उसे भोजन मिलता है। गिद्ध पर निगाह जमाए रखें। जब दूसरे कड़ी मेहनत करते हैं तो वह उनके ऊपर मंडराता रहता है। उसे बुरा ना माने, बल्कि उसके साथ जुड़ जाएं। विशेषज्ञ की राय। इस छोटे से जीवन में सीखने को बहुत कुछ है और ज्ञान के बिना जिंदगी अर्थहीन है। इसलिए सबसे ज्ञान हासिल करना एक उत्कृष्ट तकनीक है। दूसरों की जी तोड़ मेहनत के बल पर आप महानता की प्रतिष्ठा हासिल करना सीखें। बाल्तेसर ग्रीशियन 1601 से 1658। लॉ ऑफ पावर नंबर 8। दूसरों को अपने पास बुलाएं, जरूरत पड़ने पर दाना भी डालें। विचार। जब आप दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। हमेशा ज्यादा अच्छा यही होता है कि आपका विरोधी आपके पास आए और इस प्रक्रिया में अपनी योजनाएं छोड़ दे। बहुत बड़ा प्रलोभन देकर उसे ललचाएं, फिर उस पर हमला कर दें। त्रुप के सारे पत्ते आपके हाथ में होते हैं। शक्ति की कुंजी। यह नाटक इतिहास में बहुत बार खेला गया है। कोई आक्रामक लीडर बहुत से साहसिक कदम उठाता है, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन जाता है। कुछ समय बाद वह शक्ति के शिखर पर पहुंच जाता है, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही हर चीज उसके खिलाफ होने लगती है। उसके असंख्य दुश्मन आपस में गठबंधन कर लेते हैं। अपनी शक्ति को बनाए रखने की कोशिश में वह हर दिशा में लड़ता है, जिससे वह थक जाता है और अंततः उसका पतन हो जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि यह आक्रामक व्यक्ति कभी भी पूरे नियंत्रण में नहीं होता है। वह 2-4 कदमों से ज्यादा आगे तक नहीं देख पाता है। वह अपने साहसिक कार्यों के परिणामों को नहीं देख पाता है, क्योंकि उसे हमेशा अपने शत्रुओं के कदमों और अपने जल्दबाजी के कामों पर प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। इसलिए उसकी आक्रामक ऊर्जा ही उसकी दुश्मन बन जाती है। शक्ति के संसार में आपको खुद से पूछना चाहिए, अगर नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है तो ये यहाँ से वहां भागने, समस्याएं सुलझाने और शत्रुओं को हराने की कोशिश करने का क्या फायदा? मैं घटनाओं को नियंत्रित करने के बजाय उन पर प्रतिक्रिया करने में ही क्यों उलझा रहता हूँ? जवाब आसान है, शक्ति की आपकी परिभाषा ही गलत है। आपने गलती से आक्रामक काम को ही प्रभावी काम मान लिया है। अक्सर सबसे प्रभावी काम होता है पीछे बने रहना, शांत बने रहना और दूसरों को अपने बिछाए जाल में फंसाना। तत्काल विजय पाने के बजाय दीर्घकालीन शक्ति का खेल खेलना ज्यादा असरदार होता है। याद रखें, शक्ति का मूल आधार है पहल करने की योग्यता। अपने कार्यों पर दूसरों से प्रतिक्रिया करवाना, अपने विरोधियों और अपने आसपास के लोगों को रक्षात्मक होने पर मजबूर करना। जब आपकी रणनीति के कारण दूसरे लोग आपके पास आने लगते हैं, तो अचानक स्थिति का नियंत्रण
आपके हाथ में आ जाता है, और जिसके पास नियंत्रण होता है उसी के पास शक्ति होती है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना चाहिए और कभी नाराज नहीं होना चाहिए। आपको लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति का लाभ उठाना चाहिए, जिन्हें जब उकसाया या प्रलोभन दिया जाता है तो वे भड़क जाते हैं। दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर करने की योग्यता दीर्घकालीन रणनीति के लिहाज से आपका सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। जब विरोधी मजबूर होकर आपके पास आएगा तो इसका एक लाभ यह भी होगा कि वह आपके इलाके में होगा। शत्रु के क्षेत्र में आने की वजह से वह घबरा रहा होगा, इसलिए वह अक्सर हड़बड़ी में काम करेगा और इससे गलतियां होगी। समझदारी इसी में होती है कि आप बातचीत या बैठकों में दूसरे व्यक्ति आपके इलाके में या कम से कम आपकी पसंद के इलाके में आए। इस तरह से आप जाने पहचाने माहौल में होते हैं, जबकि सामने वाला अनजान माहौल में होता है। उसे मजबूरन रक्षात्मक बनना पड़ता है। स्वार्थ साधन एक खतरनाक खेल है। जब किसी को यह शक हो जाए कि उससे मतलब निकलवाया जा रहा है तो उसे नियंत्रित करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप अपने विरोधी को अपने पास आने के लिए मजबूर करते हैं तो उसे यह भ्रम हो जाता है कि स्थिति को वही नियंत्रित कर रहा है। 19वीं सदी के मशहूर निवेशक डेनियल ड्र शेयर बाजार के मंझे हुए खिलाड़ी थे। जब वे यह चाहते थे कि बाकी लोग किसी खास कंपनी के शेयर को खरीदें या बेचें और उसके भाव को ऊपर या नीचे धकेलें, तो वे कभी सीधी नीति का इस्तेमाल नहीं करते थे। वह चालाकी से काम लेते थे। उनकी एक चाल यह थी कि वे वॉल स्ट्रीट के रास्ते में पड़ने वाले एक क्लब में जाकर कहते थे कि उन्हें जल्दी ही एक स्टॉक एक्सचेंज पहुंचाना है। फिर वे पसीना पोंछने के लिए लाल रुमाल निकालते थे। इस रुमाल से एक कागज गिरता था, लेकिन वे उसके गिरने पर ध्यान नहीं देते थे। क्लब के सदस्य हमेशा ड्रू के कदमों को भांपने की कोशिश करते थे, इसलिए उनके जाने के बाद वे लपककर उस कागज को उठा लेते थे। उस कागज में किसी कंपनी के शेयर के बारे में गोपनीय जानकारी लिखी रहती थी। बात फैल जाती थी और सदस्य उस जानकारी के आधार पर धड़ाधड़ वे शेयर खरीदने बेचने लगते थे और इस तरह ड्रू के हाथों का खिलौना बन जाते थे। हर चीज इस बात पर निर्भर करती है कि आप जो दाना डाल रहे हैं वे कितना मीठा है। अगर आपका जाल आकर्षक है तो आपके दुश्मनों की इच्छाएं और भावनाओं की उलझन उन्हें सच्चाई नहीं देखने देगी। उनका लोभ जितना बढ़ेगा उन्हें उतना ही घुमाया जा सकता है। तस्वीर: शहद लगा भालू का फंदा। भालुओं का शिकारी अपने शिकार के पीछे नहीं दौड़ता। अगर भालू को यह पता चल जाए कि उसका पीछा किया जा रहा है तो उसे पकड़ना लगभग असंभव होता है, और मान लीजिए अगर किसी ने उसे पकड़ भी लिया तो वह हिंसक हो जाएगा। इसलिए शिकारी भालू का पीछा नहीं करता। इसके बजाय वह फंदे में शहद लगा देता है। वह भालू का पीछा करके खुद को थकाता नहीं है। वह भालू के पीछे भागकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालता है। वह तो बस फंदा तैयार कर देता है और फिर इंतजार करता है। विशेषज्ञ की राय: अच्छे योद्धा कभी दूसरों के पास नहीं जाते, बल्कि दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह दूसरों के खालीपन और दूसरों खुद के भरेपन का सिद्धांत है। जब आप अपने विरोधियों को अपने पास आने के लिए प्रेरित करते हैं तो उनकी शक्ति हमेशा खाली होती है। जब तक आप उनके पास नहीं जाते तब तक आपकी शक्ति हमेशा भरी होती है। खालीपन पर हमला करना अंडे पर पत्थर मारने की तरह है। झैंग्यू द आर्ट ऑफ वार पर 11वीं सदी के टिप्पणीकार। लॉ ऑफ पावर नंबर 9। बहस से नहीं, अपने कामों से जीतें। विचार: बहस से मिलने वाली क्षणिक विजय दरअसल खोखली होती है। इससे सामने वाले के विचार नहीं बदलते। इसके बजाय उसके मन में द्वेष
और दुर्भावना उत्पन्न होती है जो काफी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करना बहुत ज्यादा असरदार होता है। बोले नहीं, काम करके दिखा दें। शक्ति की कुंजी। शक्ति के क्षेत्र में आपको अपने कदमों का मूल्यांकन इस बात से करना चाहिए कि दूसरों पर उनका दीर्घकालीन प्रभाव कैसा पड़ रहा है। बहस करके अपनी बात मनवाने या जीतने की कोशिश करने में दिक्कत यह होती है कि आप यकीन से कभी यह नहीं कह सकते हैं कि सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। हो सकता है वे आपसे सहमत तो दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे द्वेष कर रहा हो, या फिर शायद आपने अनजाने में कोई ऐसी बात कह दी हो जो बुरी लग गई हो। ध्यान रहे कि सामने वाला अपने मूड और असुरक्षा के आधार पर आपके कहे शब्दों का मतलब निकालता है। अच्छे से तर्क की भी कोई ठोस नींव नहीं होती है, क्योंकि हम सब शब्दों के छिलावे भरी प्रकृति के वाकिफ होने के कारण उन पर अविश्वास करते हैं। किसी के साथ बहस करने के कुछ ही दिनों बाद हम सिर्फ आदत की वजह से अपने पुराने विचारों पर वापस लौट आते हैं। इस बात को समझ लें, शब्द चवन्नी के 100 मिलते हैं। हर कोई जानता है कि बहस करने के आवेश में हम अपनी बात के समर्थन में कुछ भी कह सकते हैं। हम बाइबल का हवाला दे सकते हैं या ऐसे आंकड़ों का जिक्र कर सकते हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती। इस तरह की हवाबाजी से कौन हम पर विश्वास कर सकता है? कार्य इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अर्थपूर्ण होते हैं। वे हमारी आंखों के सामने होते हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। कार्यों में चुभने वाले शब्द नहीं होते हैं और गलत निष्कर्ष की कोई संभावना भी नहीं होती। सामने दिखाई देने वाले सबूत के साथ कोई भी बहस नहीं कर सकता। जैसा बाल्तेसर ग्रेशियन कहते हैं, सत्य आमतौर पर सुनाई नहीं दिखाई देता है। सर क्रिस्टोफर रेन इंग्लैंड के पुनर्जागरण काल में इस बात के जीते जागते उदाहरण थे। उन्होंने गणित, खगोलशास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान में महारत हासिल कर ली थी। वे इंग्लैंड के सबसे मशहूर वास्तुविद थे। इस क्षेत्र में उनके लंबे करियर में उनके ग्राहकों ने उन्हें डिजाइन बदलने के बारे में बहुत से अव्यवहारिक सुझाव दिए। उन्होंने कभी ग्राहकों से बहस नहीं की या चुभने वाले शब्द नहीं कहे। उनके पास अपनी बात साबित करने के दूसरे तरीके थे। 1688 में रेन ने वेस्टमिंस्टर शहर के लिए एक शानदार टाउन हॉल डिजाइन किया, लेकिन मेयर उससे संतुष्ट नहीं था। उसने रेन से कहा कि दूसरी मंजिल सुरक्षित नहीं है और यह पहली मंजिल पर बने उसके ऑफिस पर कभी भी गिर सकती है। उसने रेन से कहा कि वह अतिरिक्त सहारे के लिए पत्थर के 2 खंबे और लगा दे। रेन बहुत ही कुशल इंजीनियर थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि खंबे लगाने का कोई मतलब ही नहीं है और मेयर का डर निराधार था, लेकिन उन्होंने खंबे लगा दिए, जिससे मेयर बहुत खुश हो गया। कुछ साल बाद जब कुछ मजदूर साफ सफाई करने के लिए ऊंची निसेनी पर चढ़े, तब जाकर पता चला कि खंबे छत को सहारा नहीं दे रहे थे, बल्कि उससे थोड़ी दूर पर ही खत्म हो गए थे। खंबे सिर्फ दिखने के लिए लगाए गए थे, लेकिन इससे दोनों ही लोगों को वह मिल गया जो वे चाहते थे। मेयर को तसल्ली हो गई और रेन जानते थे कि भावी पीढ़ियां समझ लेंगी कि उनकी मूल डिजाइन सही थी और खंभों की जरूरत नहीं थी। काम के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने से आपके विरोधी रक्षात्मक नहीं होते हैं, इसलिए वे आसानी से आपकी बात मान जाते हैं। बहस के बजाय कार्य से शाब्दिक और भौतिक दोनों रूपों में अपनी बात मनवाना ज्यादा कारगर होता है। अगर आपका लक्ष्य शक्ति पाना या उसे सुरक्षित रखना है, तो हमेशा अप्रत्यक्ष मार्ग पर खोजें और युद्ध का मैदान सावधानी से चुनें। अगर दीर्घकालीन दृष्टि से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला आपसे सहमत है या नहीं,
या अगर समय और उनका अनुभव उन्हें आपका मतलब समझा देगा तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप उन्हें समझाने की कोशिश ही ना करें। अपनी ऊर्जा बचाएं और वहां से चल दें। तस्वीर सीसा। बहस करने वाले ऊपर नीचे होते रहते हैं और कहीं भी नहीं पहुंच पाते। सीसा से नीचे उतरें और लोगों को लात मारें या धक्का दिए बिना अपना मतलब दिखा दें। उन्हें शिखर पर छोड़ दें। गुरुत्वाकर्षण शक्ति उन्हें अपने आप धरती पर ले आएगी। विशेषज्ञ की राय। कभी बहस ना करें। समाज में किसी भी चीज पर बहस नहीं होनी चाहिए। सिर्फ परिणाम देने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। बेंजामिन डिज़राइल 1804 से 1881। लॉ ऑफ पावर नंबर 10। संक्रमण। दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। विचार। आप किसी दूसरे के दुख से मर सकते हैं। भावनात्मक अवस्थाएं बीमारियों की तरह ही संक्रमण होती हैं। हो सकता है आपको लगे कि आप डूबते आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन यह याद रखें कि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बदकिस्मत लोग बदकिस्मती को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो बदकिस्मती आपकी तरफ भी आकर्षित हो जाएगी। इसलिए सुखी और खुशकिस्मत लोगों के साथ रहें। शक्ति की कुंजी। कुछ लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं। ये लोग अपनी गलतियों के कारण नहीं बल्कि परिस्थितियों के कारण दुर्भाग्य का शिकार होते हैं। ये हमारी मदद और सहानुभूति के हकदार हैं। लेकिन कई लोग दुर्भाग्य या दुख के शिकार नहीं होते हैं, बल्कि अपने विनाशकारी कामों और दूसरों पर बुरे प्रभाव के कारण दुर्भाग्य को सवे आमंत्रित करते हैं। इन लोगों की मदद करने के बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। हम यह सोचते हैं कि उन्हें मुसीबत से उबारना या उनकी आदतें बदलना नेकी का काम होगा, लेकिन अक्सर उनकी आदतें हम में आ जाती हैं और उनकी बजाय हम बदल जाते हैं। इसका कारण समझना आसान है। इंसान जिन लोगों के साथ रहता है उनके मूड, भावनाओं और सोचने के तरीके का उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस बात को समझ लें। शक्ति के खेल में यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप कैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं। बुरा प्रभाव डालने वालों के साथ जुड़ने में जोखिम यह है कि आप अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे। इसके अलावा लोग जब आपको ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता देखेंगे तो आपके बारे में उनकी राय अच्छी नहीं होगी। कभी भी बुरे प्रभाव के खतरों को कम ना आंकें। बुरे प्रभाव का सिर्फ एक ही समाधान है, बचकर रहो। खतरा यह है कि बुरे प्रभाव डालने वाले ये लोग अक्सर ऐसा अभिनय करते हैं कि दोष उनका नहीं बल्कि परिस्थितियों का है। इसलिए शुरुआत में यह देखना मुश्किल होता है कि उन्होंने दुखों को खुद आमंत्रित किया है। जब तक आप समस्या की हकीकत जान पाते हैं तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। आप इस तरह के खतरनाक संक्रमण से खुद को कैसे बचा सकते हैं? जवाब यह है कि आप लोगों का मूल्यांकन इस बात से ना करें कि वे अपनी समस्याओं के क्या कारण बताते हैं, बल्कि इस बात से करें कि दुनिया पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। बुरा प्रभाव डालने वालों को इन बातों से पहचानना जा सकता है कि वे दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। उनका अतीत बहुत उथल पुथल वाला होता है। बहुत से लोगों से उनके संबंध टूट जाते हैं। उनके करियर अस्थिर होते हैं। उनके चरित्र में एक खतरनाक शक्ति होती है जिससे प्रभावित होकर आप अपनी तर्क शक्ति खो देते हैं। बुरा प्रभाव डालने वाले इन विशेषताओं को देखकर पहले से ही सचेत हो जाएं। उनकी आंखों में असंतुष्टि के भाव को देखना सीखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन पर तरस ना खाएं और उनकी मदद करने की कोशिश में खुद ना उलझ जाएं। बुरा प्रभाव डालने वाले के पास से दूर भाग जाएं, वरना आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बुरे प्रभाव का दूसरा पहलू भी उतना ही सही है और इसे समझना शायद ज्यादा आसान है। कुछ लोग अपने खुशनुमा स्वभाव, स्वाभाविक उत्साह,
बुद्धिमत्ता के द्वारा खुशी को आकर्षित करते हैं। वे सुख का स्रोत होते हैं और आपको उनके साथ संबंध जोड़ना चाहिए ताकि आप भी उनके सुख में हिस्सेदार बन सकें। यह सिर्फ खुशनुमा स्वभाव और सफलता पर ही लागू नहीं होता, यह सकारात्मक गुण हम पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। टैलीरैंड में कई विचित्र गुण थे, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें फ्रांस का सबसे शालीन, आकर्षक और हाजिर जवाब सामंत मानते थे। उनका परिवार देश के सबसे पुराने कुलीन परिवारों में से एक था। हालांकि उन्हें प्रजातंत्र और फ्रांसीसी गणराज्य में विश्वास था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी सामंती गुणों को नहीं छोड़ा। उनके समकालीन नेपोलियन कई मायनों में उनके विपरीत थे। नेपोलियन कोर्सिका के किसान परिवार से आए थे और मितभाषी, असभ्य, यहाँ तक कि उग्र भी थे। नेपोलियन टैलीरैंड की जितनी प्रशंसा करते थे उतनी किसी की भी नहीं करते थे। वे टैलीरैंड को हमेशा अपने पास रखने की कोशिश करते थे और यह चाहते थे कि टैलीरैंड के गुणों के प्रभाव से वे सुसंस्कृत बन जाएं। इसका असर हुआ। समय के साथ साथ नेपोलियन में कई बदलाव हुए। टैलीरैंड के साथ रहने से उनके चरित्र के कई अनगढ़ पहलू सुघड़ गए। इस भावनात्मक आदान प्रदान के सकारात्मक पहलू का लाभ लें। उदाहरण के लिए, अगर आप कंजूस हैं तो उदार लोगों के साथ रहें ताकि उनके प्रभाव के कारण आपकी कंजूसी खत्म हो जाए। अगर आप निराशावादी हैं तो हंसमुख लोगों के आसपास रहें। अगर आप एकाकी हैं तो बहिर्मुखी लोगों से दोस्ती करें। कभी भी ऐसे लोगों से ना जुड़ें जिनमें आपके जैसे दोष हों। इससे सिर्फ आपके दोष ही मजबूत होंगे। सिर्फ सकारात्मक गुणों वाले लोगों के साथ जुड़ें। अगर आप जिंदगी में इस नियम पर चलेंगे तो आपको दुनिया की किसी भी दवा से ज्यादा फायदा होगा। तस्वीर वायरस, यह बिना देखे, बिना चेतावनी दिए आपके शरीर में घुस जाता है और चुपचाप धीरे धीरे फैलता रहता है। आपको इसका पता चल जाए इससे पहले ही यह आपके शरीर में गहरी जड़ें जमा लेता है। विशेषज्ञ की राय, खुशकिस्मत लोगों को पहचानें ताकि आप उनके साथ रहने का निर्णय ले सकें। बदकिस्मत लोगों को भी पहचानें ताकि आप उनसे बच सकें। दुर्भाग्य आमतौर पर मूर्खता के कारण आता है और इसके शिकार लोगों से ज्यादा संक्रामक और कोई नहीं होता। अपने दरवाजे को छोटे से छोटा दुर्भाग्य के लिए भी ना खोलें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके पीछे पीछे बहुत से दुर्भाग्य चले जाएंगे। दूसरे के दुख से ना मरें। बाल्तेसर ग्रेशन 1601 से 1658। लॉ ऑफ पावर नंबर 11, लोगों को अपने पर निर्भर बनाना सीखें। विचार, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आपको ऐसा बनना चाहिए ताकि लोगों को हमेशा आपकी जरूरत पड़े और वे आपको चाहें। आप पर जितना ज्यादा भरोसा किया जाएगा, आपके पास उतनी ही ज्यादा स्वतंत्रता होगी। कुछ ऐसा करें ताकि दूसरे अपनी सुख समृद्धि के लिए आप पर निर्भर बन जाएं। ऐसा करने के बाद आपको किसी चीज का डर नहीं रहेगा। लोगों को इतना ना सिखाएं कि आपके बिना उनका काम चल जाए। शक्ति की कुंजी, आपकी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप लोगों से अपनी इच्छा के अनुसार काम करवा सकते हो। जब आप लोगों को मजबूर या आहत किए बिना ऐसा करें, यानी जब वे अपनी मर्जी से आपकी इच्छा के अनुरूप काम करें, तो आपकी शक्ति कोई छू भी नहीं सकता। इस स्थिति में आने का सर्वश्रेष्ठ तरीका निर्भरता के संबंध बनाना है। मालिक को आपकी सेवाओं की जरूरत है, वह कमजोर है या आपके बिना काम नहीं कर सकता है। आप इतनी गहराई तक उसके काम में डूब चुके हैं कि आपको हटाने से उसे बहुत मुश्किल आएगी, या आपकी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रशिक्षण देने में उसका बहुत सा कीमती समय बर्बाद होगा। एक बार जब इस तरह का संबंध स्थापित हो जाता है तो आपकी स्थिति सशक्त हो जाती है और आप मालिक से अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। आप सिंहासन के पीछे बैठे राजा के
उस सेवक की तरह होते हैं जो दरअसल राजा को नियंत्रित करता है। उन लोगों जैसे ना बने जो गलती से यह मान लेते हैं कि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी शक्ति है। शक्ति संपन्न बनने के लिए लोगों से संबंध बनाना जरूरी है। आपको समर्थकों, प्यादों या कमजोर मालिकों की जरूरत हमेशा पड़ेगी। अगर आप खुद को अनिवार्य नहीं बना पाते हैं तो पहला मौका मिलते ही आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आपकी जगह पर किसी कम उम्र वाले, कम महंगे और कम जोखिम वाले नए व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाएगा। यह जोखिम ना लें और लोगों को अपने पर निर्भर बनाएं। जब सब कुछ आप पर निर्भर होगा तो आपको निकाला नहीं जा सकता। आपको निकालने का मतलब तबाही है। इसलिए आपका मालिक यह जोखिम कभी नहीं ले सकता। इस तरह की स्थिति में आने के बहुत से तरीके हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है किसी ऐसी योग्यता या रचनात्मक प्रतिभा का होना जिसका कोई विकल्प ही ना हो। आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस एक ऐसी योग्यता की जरूरत है जो आपको भीड़ से अलग कर दे। आपको ऐसी स्थिति बनाना चाहिए जिसमें आप तो दूसरा मालिक या संरक्षक आसानी से खो सकते हो, लेकिन आपका मालिक आपके जितनी योग्यता वाला दूसरा सेवक आसानी से नहीं खो सकता हो। अगर आप वास्तव में अपरिहार्य ना हो तो भी आपको अपरिहार्य होने का नाटक करना चाहिए। विशेषतापूर्ण ज्ञान और कुशलता का ढोंग करने से ऊपर बैठे लोग यह सोचेंगे कि आपके बिना उनका काम नहीं चल सकता। जब निक्सन ने व्हाइट हाउस में बैठने के लिए बहुत से लोगों को निकाला तो हेनरी किसिंजर बच गए। इसलिए नहीं क्योंकि निक्सन की नजर में किसिंजर से ज्यादा अच्छा कूटनीतिज्ञ नहीं था। कई कूटनीतिज्ञ किसिंजर से ज्यादा निपुण थे। इसलिए भी नहीं क्योंकि दोनों में अच्छी पड़ती थी। उनके विश्वास और राजनीतिक विचार भी अलग अलग थे। किसिंजर इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने राजनीतिक तंत्र के इतने सारे क्षेत्रों में घुसपैठ कर ली थी। उन्हें हटाने से भारी अव्यवस्था का माहौल बन जाता। प्रशासन के इतने सारे पहलुओं को और विभागों में उनका दखल था। यह उनका ट्रम्प कार्ड बन गया। इसलिए उनके कई समर्थक बन गए। अगर आप इस तरह की स्थिति में आ जाते हैं तो आपसे पीछा छुड़ाने में बहुत बड़ा जोखिम होता है, क्योंकि सभी आप पर निर्भर हैं। आखिरी चेतावनी, ये ना सोचें कि अगर आपका मालिक आप पर निर्भर है तो वह आपसे प्रेम भी करेगा। सच तो यह है कि वह आपसे द्वेष करेगा और डरेगा। लेकिन जैसा मैकियावेली ने कहा था, प्रेम के बजाय लोगों में डर उत्पन्न करें। डर को तो आप नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन प्रेम को आप कभी नियंत्रित नहीं कर सकते। प्रेम या मित्रता जैसे सूक्ष्म और बदलने वाले भाव पर निर्भर रहने से आप असुरक्षित बनते हैं। लोकप्रिय बनने से अच्छा तो यह है कि लोग आप पर निर्भर रहें और इस बात से डरें कि आपके चले जाने के कितने बुरे परिणाम होंगे। तस्वीर, कांटेदार बेल। नीचे जड़ें गहरी और चौड़ी बढ़ती हैं। ऊपर बेल पेड़ों, खंभों और खिड़कियों के चारों तरफ लिपटती रहती है। बेल से पीछा छुड़ाने में बहुत मेहनत लगेगी। इतना खून पसीना बहाना पड़ेगा कि उसे बढ़ने देना ही ज्यादा आसान लगता है। विशेषज्ञ की राय, लोगों को अपने पर निर्भर बनाएं। इस तरह की निर्भरता से ऐसा बहुत कुछ हासिल हो सकता है जो शिष्टाचार से नहीं हो सकता। जो अपनी प्यास बुझा लेता है वह तत्काल कुएं की तरफ पीठ कर लेता है, क्योंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है। जबकि निर्भरता खत्म हो जाती है तो शिष्टता और सभ्यता भी खत्म हो जाती है, और इसके बाद सम्मान भी। अनुभव से आपको पहला सबक यह सीखना चाहिए कि आशा को जीवित तो रखें, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट न करें। सम्राट को हमेशा आपकी जरूरत होनी चाहिए। बाल्तेसर ग्रेशन 1601 से 1658। लॉ ऑफ पावर नंबर 12। शिकार को निरस्त करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। विचार,
एक सच्चा और ईमानदार कदम बेईमानी के दर्जनों कदमों को ढक लेगा। संदेह करने वाले लोगों के रक्षा कवच आपकी ईमानदारी और उदारता के कामों से शिथिल हो जाते हैं। जब आपकी थोड़ी सी ईमानदारी उनके कवच में छेद कर दे, तो इसके बाद आप उन्हें इच्छा अनुसार धोखा दे सकते हैं और उनसे मतलब निकाल सकते हैं। सही समय पर दिया गया उपहार यानी ट्रोजन हॉर्स भी इसी उद्देश्य को पूरा करता था। शक्ति की कुंजी। धोखा देने का मूल मंत्र है ध्यान भटकाना। जिन लोगों को आप धोखा देना चाहते हैं, उनका ध्यान भटकाने से आपको धोखा देने का समय और मौका मिल जाता है। दयालुता, उदारता या ईमानदारी के कामों से लोगों का ध्यान सबसे अच्छी तरह से भटकाया जा सकता है, क्योंकि इससे उनकी शंका खत्म हो जाती है। इससे वे बच्चे बन जाते हैं और हर तरह की प्रेमपूर्ण मुद्रा को स्वीकार करने के उत्सुक रहते हैं। प्राचीन चीन में इसे लेने से पहले देना कहा जाता था। पहले देने से सामने वाले का ध्यान इस बात पर नहीं जाता था कि आप उससे लेने वाले हैं। इस तरकीब के अनंत व्यवहारिक प्रयोग हैं। किसी से खुलेआम कुछ लेना खतरनाक है। शक्तिशाली लोगों के लिए भी शिकार प्रतिशोध की योजना बनाएगा। जरूरत की चीज मांगना भी खतरनाक है, भले ही आप कितनी भी विनम्रता से मांगे। जब तक सामने वाले व्यक्ति को अपना फायदा नहीं दिखेगा, तब तक वह आपकी जरूरत पर ध्यान नहीं देगा। हो सकता है वह इससे चिढ़ भी जाए। लेने से पहले देना सीखें। इससे जमीन नर्म हो जाती है, भावी आग्रह का आघात धीरे से लगता है और ध्यान भटकता है। कुछ देने के कई रूप हो सकते हैं। वास्तविक उपहार, उदारतापूर्ण कार्य, एहसान, सच्ची स्वीकारोक्ति। थोड़ी सी ईमानदारी किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते समय सबसे अच्छी तरह काम करती है। हम सब आदतों के गुलाम हैं और पहली छवि लंबे समय तक चलती है। अगर कोई संबंध की शुरुआत में ही यह भरोसा करने लगता है कि आप ईमानदार हैं, तो बाद में इस भरोसे को बदलने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। इससे आपको रणनीति बनाने का काफी मौका मिल जाता है। अक्सर ईमानदार का एक ही काम पर्याप्त नहीं होता। जरूरत है ईमानदारी की प्रतिष्ठा की। यह प्रतिष्ठा बहुत से कामों से बनती है जो महत्वहीन भी हो सकते हैं। एक बार यह प्रतिष्ठा बन जाए तो पहली छवि की तरह ही इसे हिलाना भी आसान नहीं होता। प्राचीन चीन में चेंग के ड्यूक वू ने यह फैसला किया कि वे सशक्त बन रहे हैं। हूँ राज्य पर कब्जा कर लेगा, उसे अपनी योजना किसी को भी नहीं बताई और हूँ के राजा से अपनी बेटी की शादी कर दी। फिर उसने एक सभा बुलाई और अपने मंत्रियों से पूछा, मैं किसी देश पर आक्रमण करने के बारे में सोच रहा हूँ। हमें किस देश पर हमला करना चाहिए? जैसे उसे उम्मीद थी, एक मंत्री ने जवाब दिया, हमें हूँ राज्य पर हमला करना चाहिए। ड्यूक गुस्सा दिखाते हुआ बोला, हूँ अब हमारा मित्र राज्य है, तुम उस पर हमला करने का सुझाव कैसे दे सकते हो? इस गलत बात के लिए उसने मंत्री का सिर कलम करवा दिया। हूँ के राजा ने इस बारे में सुना। उसने सोचा कि उसके पास वो की ईमानदारी के बहुत से सबूत भी तो हैं। इसके अलावा वो ने उसके साथ अपनी पुत्री की शादी भी की है, इसलिए उसने वो से खुद को बचाने के लिए कोई सावधानी नहीं बरती। कुछ सप्ताह बाद वो की सेनाएं हूँ राज्य पर घुस गई और उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। ईमानदारी सावधान लोगों को निर्वस्त्र करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है, लेकिन यह इकलौता तरीका नहीं है। कोई भी महान या निस्वार्थ दिखने वाला काम ऐसा ही कर सकता है। शायद इस तरह का सबसे अच्छा काम उदारता दिखाना है। बहुत कम लोगों को उपहार नापसंद होते हैं, भले ही वह उनके सबसे पक्के दुश्मन ने दिया हो। इसलिए यह लोगों को निरस्त करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। उपहार से हमारे अंदर छिपा बच्चा जाग जाता है और हमारा रक्षा कवच ढीला पड़ जाता है।
हालांकि हम अक्सर दूसरों के कार्यों को आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हम तोहफे के पीछे छिपी कुटिलता को शायद ही कभी देखते हैं, जिनके पीछे अक्सर बड़े उद्देश्य छिपे होते हैं। तोहफा अपनी चालबाजी को छिपाने का सबसे आसान तरीका है। इस रणनीति का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। अगर लोग इसे भांप लेंगे तो कृतज्ञता और स्नेह की उनकी कुंठित भावनाएं नफरत और अविश्वास में बदल जाएंगी। जब तक आप सच्चे और दिल से निकलने वाले उपहार का अभिनय ना कर सकें, तब तक आग से ना खेलें। तस्वीर ट्रोजन हॉर्स आपका कपट एक बेहतरीन तोहफे में छिपा हुआ है, जिसके प्रलोभन से आपका विरोधी बच नहीं सकता। दीवारें खुल जाती हैं, भीतर पहुंचने के बाद कहर बरपा दें। विशेषज्ञ की राय, जब चीन के ड्यूक हुवेन यू पर आक्रमण करने वाले थे तो उन्होंने उसे घोड़ों की टीम उपहार में दी। जब अर्ल चीचायू पर आक्रमण करने वाला था तो उसने उन्हें विशाल रथ तोहफे में दिए। इसलिए यह कहा जाता है, कुछ लेने से पहले आपको देना चाहिए। हान फे त्सू चीनी दार्शनिक 3री सदी ईसा पूर्व।